नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के उड़ान 3.0 के भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे, विशेषताओं को देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है, वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत वैज्ञानिक संहिता भी है। भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनुपम एवं व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसे विशिष्ट लक्षण हैं जो इसे विश्व के अन्य संविधानों से पृथक पहचान प्रदान करते हैं। यहाँ प्रमुख विशेषताओं का अर्थ है मूल संरचना से। मूल संरचना संविधान के वे उपबंध है जिनका संशोधन नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामलों में सुप्रीम कोर्ट की 13 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा दिया गया था। इसके अनुसार संसद द्वारा किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा सकता। बेसिकली यहाँ पे यह कहने वाली बात है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 42वां संविधान संशोधन 1976 संविधान में अब तक का सबसे व्यापक संशोधन है, जिसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। संविधान की प्रमुख विशेषता और रूपरेखा देखेंगे। लिखित एवं विशाल संविधान है भारत का। भारतीय संविधान विश्व के सभी संविधानों में सबसे विशाल है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है, 22 भाग हैं, लगभग 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान के अत्यधिक विशाल होने के कारण अनेक कारण हैं इसके क्यों ये विशाल है। उसमें से कुछ को देखते हैं, जैसे कि केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान का होना, जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। वहाँ पर केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान है। एक अन्य कारण भी यह है कि संविधान निर्माताओं ने विभिन्न स्रोतों और विश्व के अन्य संविधानों के उपबंधों से इसको लिया था या उससे ये प्रेरित थे। बेसिकली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो उसको अलग अलग जगह से, अलग अलग स्रोतों से लिया गया था, ऐसा बताया गया है। लेकिन वहाँ के संविधान भी कहीं ना कहीं से प्रेरित थे। एंशियंट लिटरेचर से प्रेरित था। राजाओं महाराजाओं के जो सभाएं होती थी, समितियां होती थी, उनसे प्रेरित था। तो वहाँ के संविधान भी किसी और से प्रेरित थे। वो चीज़ें कभी भारत से वहाँ गईं, अरब से वहाँ गईं, भारत से अरब गईं, यूनान गईं, सुमेरु से दूसरी जगह पर गईं। तो ये सारी जो चीज़ें थीं वापस भारत में लौट के आईं। वो रूट अलग हो सकता है लेकिन जड़ें वहीं पर हैं। फिर संविधान निर्माताओं ने प्रशासनिक विषयों से संबंधित उपबंधों के निर्माण में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का अनुसरण किया। तो 1935 भी ब्रिटिशर्स ने भारतीयों के साथ मिलकर के बनाया था। तो ब्रिटिशर्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसमें भारतीय भी शामिल थे, तो उन्होंने 1935 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, एक तरीके से इसको मान लीजिए, तो ये संविधान संशोधन या 1935 एक्ट इन्होंने बनाया था। स्रोत देख लेते हैं और ग्रहण किए गए प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1935 प्रावधान क्या थे? संघीय तंत्र था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण, ये सारी चीज़ें इससे ली गई। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया? संसदीय शासन पद्धति, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय प्रणाली और रिट जारी करने का अधिकार। तो रिट जैसे मैंडेमस होता है, हेबियस कॉर्पस, ये सारी चीज़ें 6 प्रकार की रिट है। हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, प्रोहिबिशन और एक और है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, उससे क्या लिया गया? मौलिक अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, राष्ट्रपति पर महाभियोग, न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये सारी चीज़ें आती हैं। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, जिसको हम महाभियोग भी कहते हैं, और उपराष्ट्रपति का पद, संविधान की सर्वोच्चता, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया,
प्रेसिडेंट इलेक्शन, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में व्यक्तियों को सम्मानित करना। तो ये बेसिकली 2 साल में टेन्योर बदलते रहते हैं, राज्यसभा के चुनाव हर 2 साल में होते हैं। और इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के चुनाव विधानसभाओं और जो लोकसभा है उनकी सीटों से निर्धारित होते हैं। राज्यसभा के चुनाव 6 साल का कार्यकाल होता है व्यक्ति का, जो राज्यसभा में चुना जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? संविधान के प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध और शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदायी अधिकार। फिर जर्मनी का वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे क्या लिया गया? आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के ड्यूरेशन में मौलिक अधिकारों का निलंबन, जो फंडामेंटल राइट्स है वो निलंबित कर दिए जाते हैं, डिसॉल्व कर दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। फिर यूएसएसआर, सोवियत रूस से या सोवियत संघ के संविधान से क्या लिया गया है? तो ये मौलिक कर्तव्य, जिसको हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहते हैं, और प्रस्तावना में न्याय, जिसमें हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय लेते हैं, उनका आदर्श। फिर फ्रांस के संविधान से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? डेमोक्रेसी की व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतंत्रात्मक, और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श का सिद्धांत, लिबर्टी, ये सारी चीज़ें ली गई हैं। फिर जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल ऑफ लॉ, ये सारी चीज़ें ली गई। संविधान के भाग और उसके स्रोत देख लेते हैं। संविधान का संरचनात्मक भाग, जो संरचना कैसे बनाई जाती है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 इससे लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग, फिलोसफिकल आइडियोलॉजी, कहाँ से ली गई है? ये मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, क्रमशः यूएसए का संविधान और आयरलैंड का संविधान, इन दोनों से लिया गया है। संविधान का राजनीतिक भाग, ये ब्रिटेन के संविधान, पॉलिटिकल व्यू कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से। कठोरता और लचीलापन है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, बल्कि दोनों का मिश्रण है। तो वही चीज़ है कि कठोरता भी मिलेगी और लचीलापन भी मिलेगा। भारतीय संविधान के कुछ भागों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप, नवीन राज्यों का निर्माण, नया राज्य बनाना है, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन, जो वर्तमान में राज्य उनका पुनर्गठन करना है। जैसे कि वर्तमान में राज्य उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग कर दिया गया, बिहार से झारखंड अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। ये सारी चीज़ें, नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों का पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता संबंधी प्रावधानों में परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है, जो नम्रता का प्रतीक है। तो बेसिकली क्या है कि कोई यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। फिर से अगर जम्मू कश्मीर को राज्य बनाना है, स्टेट बनाना है, तो जो पुनर्गठन हम कह सकते हैं उसका। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके अनुसार कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, राज्यों के संसद में प्रतिनिधि आदि। फिर यह व्यवस्था निश्चित रूप से कठोर है। इस प्रकार भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अतः भारतीय संविधान ना तो अमेरिकी संविधान की भांति अत्यधिक कठोर है और ना ही ब्रिटिश संविधान की भांति अत्यधिक लचीला। अब तक भारतीय संविधान में 105 संशोधन किए जा चुके हैं, थोड़े और बढ़ गए हैं। 105 संशोधन मान लेते हैं, जो कि संविधान को लोचशील या संविधान की लोचशीलता को प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था भी है। उसमें संघीय व्यवस्था की विशेषताएं देखेंगे। 2 सरकारों की व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, द्विसदनीय प्रणाली,
संविधान की सर्वोच्चता आदि। एकात्मक प्रणाली की विशेषताएं: शक्तिशाली केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस आदि। अब शासन की संसदीय व्यवस्था देख लेते हैं। भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के ऊपर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को प्राथमिकता दी है, क्योंकि भारत ब्रिटेन का गुलाम था, तो जाहिर है ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रभावित होंगी। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को पूर्ण रूप से अपना लिया गया है। दोनों के संविधान में अनेक मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। जैसे ब्रिटेन में वंशानुगत राजा होता है जो राजतंत्र को प्रदर्शित करता है, जबकि भारत निर्वाचित राष्ट्रपति वाला गणराज्य है। तो ये होना पॉसिबल भी नहीं था कि ब्रिटेन के राज्य की पद्धति हजारों, जब से ब्रिटेन बना है एज अ ब्रिटेन, तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक व्यवस्था बनी रही है, उसको कभी ख़त्म ही नहीं किया गया। लेकिन भारत में अनेक राजा थे, तो उसमें संघर्ष चलता रहता था। उन संघर्षों के बीच बहुत सारे महान राजा बने जिन्होंने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया, जैसे अशोक महान, अशोका द ग्रेट। फिर उसके बाद चोल साम्राज्य को देखते हैं, ललितादित्य को देखते हैं। ये अनेक राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे देश को रिप्रेजेंट किया है। तो भारत का जो राजतंत्र था बहुत पहले ख़त्म हो गया था। फिर जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई तो राजा जैसा कॉन्सेप्ट उचित था ही नहीं, इसलिए हमने क्या किया, राष्ट्रपति का प्रोविज़न रखा, जो कि नाम मात्र का शासक होता है, लेकिन तीनों सेनाओं को रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता है राष्ट्रपति। ब्रिटेन में वंशानुगत राजा होता है जो राजतंत्र को प्रदर्शित करता है, जबकि भारत निर्वाचित राष्ट्रपति वाला गणराज्य है। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक है, जबकि भारतीय संविधान अधिकांशतः संघीय है। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, जबकि भारत का संविधान लिखित है। अतः भारत की संसद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है तथा इसके द्वारा बनाए गए कानून या विधान का न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। शासन की संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं: राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका, प्रमुख बहुमत पार्टी का शासन, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, निचले सदन लोकसभा का विघटन। संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसद की संप्रभुता का विचार ब्रिटिश संसद से आया है, जबकि न्यायिक सर्वोच्चता का विचार अमेरिकी संविधान की प्रणाली से जुड़ा है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संसदीय संप्रभुता के ब्रिटिश सिद्धांत और न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकी सिद्धांत के बीच एक उचित समन्वय को प्राथमिकता दी है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका संसद सर्वोच्च है। इसके द्वारा निर्मित किए गए कानून को किसी भी न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके विपरीत अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है, अतः न्यायपालिका या न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है। लेकिन भारतीय संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च हैं। एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। सर्वोच्च न्यायालय देश की एकीकृत न्यायपालिका या न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। इसके बाद राज्य स्तर पर उचित न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायपालिका या न्यायालय और अन्य निचली अदालतें हैं, जैसे जिला अदालत आदि। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों और संविधान का संरक्षक है। भारत के संविधान में एकात्मक और संघात्मक सरकार की व्यवस्था पाई जाती है। भारतीय संविधान में शासन की सुविधा के लिए देश को कई इकाइयों में बांट दिया गया है। केंद्रीय शासन और इकाइयों के बीच जो आपसी संबंध होता है, उसी के अनुसार एकात्मक और संघात्मक सरकारों का निर्माण होता है। एकात्मक सरकार में राज्य की समस्त शासन शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है। संपूर्ण देश के लिए एक कार्यपालिका, एक विधानपालिका और एक न्यायपालिका होती है। एकात्मक सरकार के समानांतर दूसरी व्यवस्था संघात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट है, जिसमें राज्यों का एक संघ होता है। अतः भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, क्योंकि यह दोहरे शासन तंत्र की स्थापना करता है। केंद्र में राष्ट्रीय सरकार है और उसके चारों ओर राज्य सरकारें हैं, जिनसे भारतीय संघ का निर्माण होता है। मौलिक अधिकार।
भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 सभी नागरिकों को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 एंड 30 आर्टिकल, और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 इम्पॉर्टेंट है। इसको भीमराव अंबेडकर ने फ्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। यदि किसी भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायपालिका कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करती है जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। इस प्रकार ये जो रिट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको हम हिबियस कॉर्पस कहते हैं, परमादेश मैंडमस कहते हैं, निषेध आदेश प्रोहिबिशन कहलाता है, अधिकार प्रक्षाक्यो वारंटो कहलाता है, और उत्प्रेरण या उत्प्रेषण जिसको सर्टियोररी कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भारतीय संविधान के भाग 4 में उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए हैं। यद्यपि मौलिक अधिकारों के विपरीत राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में इनके लिए लड़ा नहीं जा सकता ऐसे कि हमको इसको ज़रूरी है कि फॉलो ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। फॉलो करना है लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती फॉलो कराना है। इसका तात्पर्य यह है कि यह संविधान का एक ऐसा हिस्सा है जिन्हें न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मिनर्वा मिल्स मामला 1980, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान की स्थापना मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच संतुलन की आधारशिला पर रखी गई या की गई है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के बाद वर्ष 1976 में जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा सकता या कराया जा सकता। धर्मनिरपेक्ष राज्य संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। अतः धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी धर्म का विरोध नहीं करता है और न ही धर्म के प्रति उदासीन होता है, बल्कि धार्मिक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाता है, तटस्थ रहता है। भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य कि संविधान किसी पंथ, जाति या संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दिया गया। एकल नागरिकता, भारत की संविधान सभी नागरिकों को भारत के लिए एकल नागरिकता की व्यवस्था करता है। इसके विपरीत अमेरिका में व्यक्ति के पास 2 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, एक राष्ट्र की और दूसरे राज्य की। लेकिन एक अमेरिकी नागरिक कई नागरिकताएं ले सकता है, कई देशों की नागरिकताएं भी होती हैं, केवल राज्य और राष्ट्र की नहीं। जैसे एक व्यक्ति किसी अफ्रीकन कंट्री का भी नागरिक हो सकता है, साथ में ही अमेरिका का नागरिक हो सकता है। यूरोप का किसी कंट्री का नागरिक हो सकता है, साथ में अमेरिका का नागरिक हो सकता है। तो ऐसे प्रावधान भी अमेरिकी नागरिकों को मिले हैं। ग्रीन कार्ड होल्डर्स, इस तरह के प्रोविजंस हैं वहाँ पर। लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। स्वतंत्र निकाय, भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत करने हेतु संविधान में कुछ स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए चुनाव आयोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। आपातकालीन प्रावधान, संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का उल्लेख किया गया है।
राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356, आर्टिकल 365, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360। आपातकाल के दौरान संघीय संरचना बिना किसी औपचारिक संशोधन के परिवर्तित हो सकती है, हो जाती है। देश की पूरी शासन व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। त्रिस्तरीय सरकार 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से देश में त्रिस्तरीय 3 स्तरीय सरकार का प्रावधान किया गया है, जो विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नए भाग 9 और एक नई अनुसूची 11 जोड़कर पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई है। इस प्रकार 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक नए भाग 9 का और एक नई अनुसूची 12वीं जोड़कर नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार को मान्यता दी गई है। सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन 2011 के माध्यम से सहकारी समिति, ये जिसको हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, उसको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण दिया गया। अब तो मिनिस्ट्री ऑफ द कोऑपरेटिव भी बन गई, जिसके जैसे होम मिनिस्टर के पास होती है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स। इस संविधान संशोधन या इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को बनाने के लिए मौलिक अधिकार आर्टिकल 19 एवं राज्य के नीति निदेशक तथा डीपीएसपी तत्वों में सहकारी समितियों हेतु प्रावधान जोड़ा गया। आर्टिकल 43B और संविधान में एक नया भाग 9B या 9 खा सहकारी समिति अनुच्छेद 243 या जा और से लेकर के YZ होगा ये, और 243 या ना YN होगा ये, के रूप में जोड़ा गया है। आप इसको देख लीजिएगा, या जा और या ना क्या है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो यहाँ पे 12 अनुसूचियों की बात की गई है। एक एक करके सभी को देखते हैं। पहली अनुसूची क्या कहती है? राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका विवरण, ये सब दिया गया है इसमें। जो आर्टिकल्स में सारी चीज़ें नहीं मेंशन होती वो अनुसूची में दे दी जाती है। दूसरी अनुसूची क्या कहती है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यों के विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्यसभा के सभापति और राज्यों के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। बेसिकली यही सारी चीज़ें, वेतन, भत्ता, पेंशन दूसरी अनुसूची में। तीसरी इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न पदाधिकारियों जैसे केंद्रीय मंत्री, संसद के चुनाव के लिए उम्मीदवार, संसद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG वगैरह, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली जाने वाली ओथ या शपथ का उल्लेख किया गया है। तो जो लोग किसी भी पद में आने से पहले ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, उसका प्रावधान तीसरी अनुसूची में दिया गया है या किया गया है। चौथी अनुसूची भी इम्पॉर्टेंट होती है। यह राज्यसभा में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण देती है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख करती है। छठी अनुसूची AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान करती है। सातवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का संघीय सूची, 97 विषय, लगभग 100 हो गए हैं। राज्य सूची 66 विषय, ये 62 कर दिए गए हैं, 62-63। समवर्ती सूची 47 विषय, जो 51-52 के आसपास कर दिए गए हैं, के रूप में बंटवारे का विवरण करती है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जबकि मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। नवीं अनुसूची राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का तथा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है। संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख है।
एंटी डिफेक्शन लॉ, यह संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 1985 में दल बदल कानून, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जोड़ा गया। 11 और 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड है। पंचायती राज में 11वां है पंचायती राज से संबंधित, जिसमें 29 विषय हैं। यह अनुसूची संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। और 12वीं जो है नगर पालिकाओं, शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है। इसमें 18 विषय यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई थी। अब इसके बाद हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे, जो अध्याय 3 है। प्रस्तावना प्रियम्बल के बारे में जानेंगे। इसमें किसने क्या कहा, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई, ये सारे प्रावधान हैं, किस तरह की स्वतंत्रता है, फिर कौन से अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड मिलती हैं, ये सारी चीज़ें प्रस्तावना विषय के अंतर्गत हम देखेंगे। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।